Bangladesh's textile industry, the backbone of its economy and its largest foreign exchange earner, is facing a severe crisis amid diminishing government support and policy shifts under the interim administration in Dhaka. The turmoil in the sector, which accounts for nearly $48 billion in annual exports, has raised concerns over job losses and declining global competitiveness. यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। हद होती है ना किसी चीज़ की। इंडिया के साथ तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जब भी किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो एंड पे बीच में उसको छोड़ के चले जाते हैं। किसको छोड़ा? हमें भी उन्होंने छोड़ दिया था। कब? जब हम साथ थे, और मतलब हम तो सही थे ना। मेरे ख्याल से इंडिया बेसिकली ऐसी कंट्री है जिसपे हमेशा आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिसीव ही करें एंड पे। कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत इंडिया ने सॉफ्ट बात की। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब ऑफलाइन लेनी चाहिए। अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। और जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। दोस्तों काफ़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश से। आप देखिए, भारत से पंगा लेने से पहले बांग्लादेश की स्थिति क्या थी? ठीक है, फल फूल रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि यार भारत के बाद अगर साउथ एशिया में कोई देश है जो ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है तो वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री थी दोस्तों, उसके तो क्या ही कहने। भारत भी सोचता था यार हमसे सस्ती चीज़ें ये बना रहे तो हम क्यों गारमेंट इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दें, बांग्लादेश से हम भी ले लेंगे। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, ठीक है, बांग्लादेश हमारा अच्छा फ्रेंडशिप है अच्छी हमारी। लेकिन दोस्तों विवाद हुआ हिंदुओं के साथ, जो अभी भी बांग्लादेश में हो रहा है। भारत ने पूरा सपोर्ट खींच लिया बांग्लादेश से। आज हालत देखिए कि अभी 5-6 महीने पहले 30% फैक्ट्री गारमेंट की बंद हुई थी, अब 25% फैक्ट्रियां और क्लोज हो गई। और विवाद शुरू हुए लगभग 6 महीने भी नहीं हुए, आप देखिए 45% गारमेंट की जो इंडस्ट्री है वो सफा चट हो गई। और वहीं भारत में देखें तो पिछले 5 महीनों में लगभग डेटा अगर मैं देख के आपको एग्जैक्ट बताऊं तो लगभग 16% की भारत में गारमेंट इंडस्ट्री में बढ़ावा मिला है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अगर भारत अपनी पे आ जाए तो बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, लाखों लोग बांग्लादेश में तेजी से बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगार होकर ये क्या बनेंगे आपको पता ही है, पाकिस्तान की तरह ऑटो की लाइन में लगेंगे, पाकिस्तानियों की तरह। और क्या यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहां हालत खराब है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोगों की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। कि आपके आने से आपकी जो भी रेगुलेशंस है उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई, और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट? वो तो बांग्लादेशियों ने करा, और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आर करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार।
तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है। या तो ये बोले कि साहब शेख हसीना अकेली थी जो टेक्सटाइल खुद ही बुन रही थी, खुद ही बेच रही थी, ऐसा तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ, उसने तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ भाई? जो फैक्ट्री का मालिक है, देखो सुनो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो फैक्ट्री का मालिक है, राइट जी। जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल है, जो कारीगर है वो तो कारीगर है, जो कस्टमर है वो तो कस्टमर है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है, जो क्वालिटी है उसमें शेख हसीना का क्या? शेख हसीना ने पॉलिसी बनाई एंड शी वाज ड्राइविंग दैट पॉलिसी, यही तो होता है। तो यूनिस करे पॉलिसी। नहीं, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें ज्यादा लेबर फोर्स जो भी था सर, हाँ, वो वुमेन का था, महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी। बट हाँ, ये वो तो- जमात का इम्पैक्ट आया, जो महिलाओं को फिर से घर में धकेलना और ये सारी चीजें, इससे भी मुझे एक ऐसा लगा कि बहुत सेटबैक हुआ बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देखो जमात तो चाहती है कि औरतें घर में रहें, क्योंकि जमात इस्लामी का ये भारत में भी चाहती है औरतें घर में रहें, ये पाकिस्तान में भी चाहती है। ये जमात इस्लामी का दिमाग खराब है एक्चुअली, ठीक है। सो दे आर नॉट मेंटली नॉर्मल पीपल। बट मुझे ये बात समझ में, ये आपका एनालिसिस है कि एक्चुअली ऐसा हुआ है? ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिस्टमिक डिसऑर्गेनाइजेशन या सिस्टमिक कुछ ब्रेकडाउन हुआ है बांग्लादेश में। जमात इस्लामी कुड बी वन फैक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है या आप गलत बोल रहे हैं, इट कुड बी वन फैक्टर, पर मुझे ऐसा लगता है कि बियॉन्ड दैट क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन इनकी डिसरप्ट हुई है कहीं ना कहीं। रॉ मटेरियल इनका कहां से आता है ये पता लगाओ, वो डिसरप्ट हुआ है। इनके मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्रीज, वो डिसरप्ट हुई है, राइट। और ओवरऑल जो मुल्क में क्या है कि मैं आपको बताता हूं, शेख आई थिंक इंडियंस जो है वो ऐसी कंट्री है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो एंड रिटर्न आपको कुछ नहीं देते। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी इवेंट्स वगैरह का नॉलेज है जितना मुझे, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक बात बताया, आपने बोला इंडिया पे या इंडियंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे बिकॉज पिछली जो हम वॉर्स वगैरह देखें, लाइक पास में बात करें हिस्ट्री की जो भी, तो अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हमेशा इंडियंस जो है अपना फ़ायदा लेके एंड पे पाकिस्तानीज़ को, उनको हमेशा लॉस ही हुआ है। लाइक कायदे आज़म और गांधी की बात कर ले, जो मुझे अभी तक रिसेंट याद है, तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि एंड पे कॉन्फ्रेंस वगैरह करवा लेते थे, और एट द एंड यही होता था कि वो उनको बिल्कुल जो अपने होते थे वो आर्ग्यूमेंट्स वो करवा लेते थे एक्सेप्ट, और उनके जो थे वो बिल्कुल ही माने नहीं जाते थे। कायदे आज़म के नहीं माने जाते थे? हाँ जी, नहीं माने जाते। तो 14 पॉइंट्स है, उसके भी बाद 14 पॉइंट्स एक्चुअली जो कायदे आज़म ने दिए। हाँ जी, हम प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, अपनी रिलीजियस जो हमारी रिलीजियस एक्सप्रेशन है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो बांग्लादेशियों के साथ भी यही हो सकता है कि उनको भी डिस्क्रिमिनेट ही किया जाएगा, क्योंकि जब आप एक जगह पे माइनॉरिटी बन जाते हो तो आपके साथ उनका जो सलूक है वो पॉलिटिकल, मतलब वो तो आपके साथ बहुत आपका कम वो चांस होता है कि आपको फुली तरह से आपको एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, कि आप अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को फुली तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ। तो उनको उसके ऊपर तो मुश्किल ज़रूर होगी, और वहाँ पे किसी और के साथ अटैच हो के उनको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो उनको अपनी खुद के उसमें है। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया कहता है हम एक सेकुलर कंट्री है, हमारे लिए तमाम मज़ाहिब जो है वो इक्वल है। हम लोग उस बुनियाद पर फैसले नहीं करते हैं, हम हर किसी को आज़ादी देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियंस हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। दूसरी बात ये नहीं है कि वो टेक ओवर कर लें बांग्लादेश को, अमेरिका ने ऐसा नहीं बोला। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं आप पर यह मुद्दा छोड़ रहा हूँ। तो क्या कहेंगे अब बांग्लादेश का क्या बनेगा? बांग्लादेश को आई थिंक अपने तौर से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर कर पाए, और अपने ही जैसे वो रह रहे थे उस तरह से, मतलब अपनी पॉलिटिक्स को सही करें, अपने एम्पायर को सही करें, और कोशिश करें कि वो किसी और के साथ, इंडिया के साथ इतना वो ना अटैच हों, क्योंकि आई थिंक जब कंट्रीज़ मर्ज हो जाती हैं आपस में तो कभी भी उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हमने देखा नहीं है।
चाहे जो भी पहले कंट्री साथ होती थी उन सब का वो सब अलहदा हुई हैं, और फिर जो वो पहले जिसके साथ जैसे चाइना और ताइवान थे, इंडिया और पाकिस्तान थे, रशिया भी किसी कंट्री के साथ पहले एसोसिएटेड था, तो वो एट द एंड वो हमेशा बात ख़राब ही होती है। तो उससे बेहतर है कि आप किसी और के साथ किसी और कंट्री के साथ कि अगर वो कह भी नहीं कि हम सिक्योर हैं, सिक्योलर स्टेट हैं और जो भी है, लेकिन आप कहीं पे ऐसे माइनॉरिटी बन के नहीं रह सकते हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली इसको नहीं करना चाहिए। देखिए